वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूँ लेखराम लहरे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं बी.कॉम सेकेंड ईयर और एम.कॉम के विद्यार्थियों के लिए कॉरपोरेट अकाउंट का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेके आया हूँ। अध्याय का नाम है कंपनी का समापन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि बी.कॉम सेकेंड ईयर और एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर ये दोनों का क्लास कैसे एक ही वीडियो में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि बी.कॉम सेकेंड ईयर में जो कॉरपोरेट अकाउंट है, जिसको निगमित लेखांकन बोला जाता है, वही सेम टू सेम एकदम टू कॉपी एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है। चाहे एम.कॉम वाले बच्चे प्राइवेट का हो या रेगुलर का हो, वो एम.कॉम में आएंगे तो उनको कॉरपोरेट अकाउंट, जिसको एम.कॉम में एडवांस अकाउंट बोला गया है, उच्चतर लेखांकन या वृहत लेखांकन, ये उसको पढ़ना ही होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो विद्यार्थी एम.कॉम में हैं उसको बी.कॉम सेकेंड ईयर का कॉरपोरेट अकाउंट का सेम टू सेम जितने यूनिट कॉरपोरेट अकाउंट में पूरे टू कॉपी एम.कॉम सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप एम.कॉम का विद्यार्थी है और आप कॉरपोरेट अकाउंट बी.कॉम सेकेंड ईयर में पढ़े हुए, अगर बी.कॉम सेकेंड ईयर में आप कॉरपोरेट अकाउंट पढ़े हैं तो आप उसको रिवीजन मार लीजिए, क्योंकि वही एकदम सेम टू सेम एम.कॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में भरा पड़ा है। अभी मैं उसी को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बी.कॉम सेकेंड ईयर वाले और एम.कॉम का दोनों का क्लास लगाया जाएगा। मैं आपको एम.कॉम के बुक से भी पढ़ा सकता हूँ, बी.कॉम सेकेंड ईयर के बुक से भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम हैं। जितना आप बी.कॉम सेकेंड ईयर में पढ़े वही आप बी.कॉम सेकेंड में पढ़े वही आप एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और अगर आप प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं तो भी आपको एम.कॉम में कॉरपोरेट अकाउंट का एग्ज़ाम देना होगा। इतना याद रखना, बी.कॉम सेकेंड ईयर में जो बुक बता रहा हूँ उसको कॉरपोरेट अकाउंट बोला जाता है, और एम.कॉम में उसी को एडवांस अकाउंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो उच्चतर, या बोल सकते हो वृहत लेखांकन, उच्चतर लेखांकन बोल सकते हो। ठीक है जी, समझ में आया सबको अच्छे से। तो अब मैं सीधे बी.कॉम सेकेंड ईयर और एम.कॉम वाले बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अब से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो कंबाइन में बनेगा, बी.कॉम सेकेंड ईयर और एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बी.कॉम सेकेंड ईयर में सेम पढ़ाना है और एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर भी सेम पढ़ाना है, तो दोनों को सेम टू सेम पढ़ाना है। तो अलग अलग क्यों पढ़ाए, दोनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ा दे, ये सोच करके मैंने दोनों के लिए यहाँ पर चैप्टर नया वाला लेके ले आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को साथ में पढ़ना होगा। बी.कॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, एम.कॉम वाले बच्चे भी साथ में पढ़ाई कर सकते हैं कॉरपोरेट अकाउंट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडवांस्ड अकाउंट। ठीक है जी। तो चलो ठीक, अब मैं आप लोगों को आगे चैप्टर की ओर लेकर के चलता हूं। तो भैया अभी मैं एडवांस अकाउंट या उसी को बोल सकते हैं कॉरपोरेट अकाउंट से, एडवांस अकाउंट या कॉरपोरेट अकाउंट से अभी मैं कंपनी का समापन पढ़ाऊंगा। ये बी.कॉम सेकेंड ईयर में यूनिट 2 में है, बी.कॉम सेकेंड ईयर में कंपनी का समापन यूनिट 2 में है, और एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 5 में है। कितने में? यूनिट 5 में। ठीक है जी। बी.कॉम सेकेंड ईयर में कंपनी का समापन आपको यूनिट 2 में मिलेगा, और एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यही चैप्टर आपको यूनिट 5 में मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलो, ये हमारा कंपनी का समापन है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसका मैं यहाँ पे और यहाँ पे एकदम मस्त छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नोट्स लिखवा रखा है। आप लोग इसको ध्यान से देखना, जैसे मैं समझाऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और बोर्ड में भी नज़र लगाए रखना। जैसे मैं बताऊंगा आप उसको अगर वैसे के वैसे समझ गए तो बता रहे एकदम आसानी से अपने से, एक नहीं 10-10 क्वेश्चन अपने से बना लोगे आप। ये मेरा गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने से 10 क्वेश्चन आसानी से बना लोगे।
ठीक है जी। तो आप बस ध्यान से समझना, अच्छे से समझना और वीडियो को बिना स्किप के देखते रहना, ठीक। तो चलो आते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंपनी का समापन, इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है जी। अब आप सभी जानते हैं कोई कंपनी का समापन कैसे होता है। थोड़ा सा मैं ये कंपनी का समापन का अर्थ क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, अर्थ को थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनी का समापन को तो आप सभी जानते हो, बी.कॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी जानते होंगे, एम.कॉम वाले बच्चे भी जानते ही होंगे। कंपनी का समापन मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे कंपनी खोले रहते हैं, कंपनी का कार्य पूर्ण हो जाता है या उसका समय अवधि समाप्त हो जाती है या उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कंपनी का समापन कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है कंपनी का समापन। और कंपनी का समापन करेगा ना तो कुछ संपत्ति बच जाएंगे, कुछ रोकड़ा बच जाएंगे, और भैया कुछ संपत्ति बचेगा, कुछ रोकड़ा बचेगा तो हमारे पास कर्जा भी तो रहेंगे यार, दायित्व भी तो रहेगा हमारे पास, कुछ कुछ कर्जा रहेगा, कुछ कुछ दायित्व रहेगा। तो हम कुछ संपत्ति को वसूल करेंगे, प्राप्त करेंगे और उसी वसूली प्राप्ति राशि से हम क्या करेंगे, अपने कर्जे का भुगतान करेंगे या अपने कर्जे को चुकाएंगे, ठीक है जी। उसी का पूरा लेखा जोखा यहाँ पे करना है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंपनी खोले रहते हैं, कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कंपनी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसी को कहा जाता है कंपनी का समापन। उसी को क्या कहेंगे, कंपनी का समापन कहेंगे। अब जब हम कंपनी का समाप्त करेंगे तो हमारा पूरा लेन देन एकदम बंद हो जाएगा। लेन देन बंद होगा तो हमारे पास कुछ रोकड़ा बचा रहेगा, बैंक में कुछ पैसे रहेंगे, हो सकता है हमारे पास कुछ कुछ संपत्ति बचे रहेंगे। और भैया जब हमारे पास रोकड़ा रहेगा, संपत्ति रहेगा तो हमारे पास कर्जा भी रहेगा, दायित्व भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और दायित्व रहेगा तो हम तो कंपनी को बंद कर दिए हैं, और कर्जा को दिए बगैर जाएंगे तो घर में तगादा करने के लिए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंपनी को बंद कर दिए ना तो जितना सामान बचा है ना उसको बेच देंगे, जो सामान बचा है उसको बेच देंगे और बेचने से जो राशि मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे और उसी प्राप्त राशि से अपने कर्जे का भुगतान करेंगे, ठीक है जी, ठीक। तो है हमारा कंपनी का अर्थ। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कंपनी का समापन तो हो गया है कि नहीं, तो कंपनी का समापन हो गया, संपत्ति आया, कर्जे को चुकाना है, तो इसके लिए जो कंपनी का स्वामी रहेगा, जो कंपनी का मालिक रहेगा, वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा अपने कंपनी का समापन कराने के लिए, अपने कंपनी का हिसाब किताब दिखलाने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा। वो उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, निस्तारक कहा जाएगा, निस्तारक कहा जाएगा या समापक कहा जाएगा, ठीक है जी। उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, निस्तारक कहेंगे या समापक कहेंगे, जो कंपनी का बंद करने के बाद हिसाब किताब देखेगा, मतलब कितने संपत्ति को कितने में बेचना है, कितना वसूल करना है और कर्जे कितने में भुगतान करना है, ठीक है, कर्जे कितने में भुगतान करना है। तो ये जो काम काज करेगा ना उसी को क्या कहा जाएगा, समापक कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, निस्तारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्तारक। और निस्तारक को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते हैं कंपनी का जो मालिक होता है ना, कंपनी का जो मालिक होता है वही उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी। जो केवल कंपनी का ये अंतिम खाता बनाएगा, मतलब अपना स्थिति विवरण बनाएगा और स्थिति विवरण बना करके संपत्ति का वसूल करेगा और कर्जे का भुगतान करेगा, ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे हम जो कंपनी का समापन करता है निस्तारक, उसी का हम खाता बनाएंगे यहाँ पर, उसी का अंतिम खाता बनाएंगे। तो जो कंपनी का समापन करेगा, कंपनी का समाप्ति करेगा, लेन देन का हिसाब किताब करेंगे, कर्जों का भुगतान करेंगे, उसी को निस्तारक कहा जाता है। और उसी निस्तारक का यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, उसका खाता बनाएंगे, क्वेश्चन उसका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जो समाप्त करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, निस्तारक, या क्या कहेंगे, समापक कहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, निस्तारक का अंतिम खाता, उसी का खाता बनाएंगे, निस्तारक का अंतिम खाता, या बोल सकते हो समापक का अंतिम खाता, ठीक है। तो यहाँ पे निस्तारक का समापक का अंतिम खाता बनाएंगे तो इसमें क्या रहेंगे, एक हो जाएंगे प्राप्ति पक्ष, विकलन को बोल सकते हो प्राप्ति राशि, भुगतान राशि, विकलन समाकलन। या यूँ कहूँ तो एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत शानदार, ध्यान से देखना। जितना आय, जितना लाभ, जितने प्राप्ति या जितने प्राप्त या जितने वसूल राशि रहेगा, आग बंद करके उसको किधर डालना है, विकलन पक्ष में डालना है।
जितने आय, जितने लाभ, जितने प्राप्त, जितने वसूल राशि रहेगा सबको उठा करके किधर डाल देना है? विकलन पक्ष में। और जितना व्यय, जितना हानि, जितना खर्चा, जितना भुगतान, ये सब रहेगा उसको किधर लिखना है? ये समाकलन पक्ष में लिखना है, भुगतान पक्ष में। समझ में आया? एकदम शॉर्ट में बता दिया। इतना समझ गए तो ये देखने की आवश्यकता भी नहीं है, बाकी आप इसको बेसिक्स है तो देख लेना, ठीक है। लेकिन जो नियम ट्रिक बताएं उसको याद रखना। जितना आय, जितना लाभ, जितना प्राप्ति रहेगा सबके सब किधर आएंगे? विकलन में आएंगे। और जितना व्यय, जितना हानि, जितना दिया, जितना खर्चा, जितना भुगतान रहेगा उसको किधर डालना है? समाकलन में डालना है, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्राप्ति पक्ष में आएंगे। जब भी हम ये खाता बनाएंगे तो किधर से शुरुआत करेंगे? ये प्राप्ति पक्ष से, विकलन पक्ष से शुरुआत करेंगे। क्यों पता है? अब भैया हम निस्तारा का खाता बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हम कंपनी बंद कर लिए, कंपनी हमारा समाप्त हो गया, तो हम जानेंगे कि कितना हमारे पास संपत्ति है, कितना हमारे पास रोकड़ा है, कितना हमारे पास और क्या क्या बचा है, उसको जानेंगे। अब जानने के बाद उसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद जो भी टोटल राशि यहाँ आएगा उसी टोटल राशि से हम क्या करेंगे? अपने इधर कर्जों का क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, व्ययों को देंगे, अपने भुगतान करेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम राशि को प्राप्त करेंगे, पहले राशि प्राप्त करेंगे, वसूल करेंगे। वसूल करने के बाद हम क्या करेंगे? अपने भुगतान करेंगे। वसूल करने के बाद क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, ठीक है जी। यही किया जाता है। तो सबसे पहले राशि प्राप्त किया जाएगा, देन भुगतान किया जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रोकड़ या बैंक से। कंपनी का समापन होगा ना तो प्रश्न में हो सकता है रोकड़ बचा रहेगा या बैंक में कुछ पैसे बचे रहेंगे। तो प्रश्न में अगर रोकड़ रहेगा या बैंक रहेगा तो वो हमारा संपत्ति होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो रोकड़ और बैंक वो हमारा संपत्ति और संपत्ति प्राप्ति के रूप में। तो रोकड़ हमारे पास है, वो हमारे पास बचा है, बचत राशि है ना। तो रोकड़ या बैंक रहेगा तो उसको किधर लिखना है भैया? विकलन पक्ष में लिखना है, प्राप्ति तरफ आ जाएंगे। क्योंकि कंपनी समाप्त होता है तो कुछ हो या ना हो, कम से कम कुछ रोकड़ और बैंक में कुछ पैसा बच जाता है। तो बच जाता है तो बचत रोकड़ और बचत बैंक को किधर डालना है? प्राप्ति पक्ष के फर्स्ट पॉइंट में डालना है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर क्या करना है? जो संपत्ति हमारे पास बच गया है, जो संपत्ति हमारे पास बचा है, उस संपत्ति को क्या करेंगे? हम बेचेंगे। उस संपत्ति को क्या करेंगे? विक्रय करेंगे। और विक्रय करने के बाद जो राशि हमको प्राप्त होगा, जो राशि हमको वसूल होगा, उसको क्या करना है? दूसरे नंबर पर लिखना है। जैसे क्या क्या संपत्ति बच सकता है, क्या क्या संपत्ति को बेच सकते हैं? भूमि, भवन, यंत्र, संयंत्र, देनदार, स्कंद, विनियोग, जो भी होगा उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं और बेचने के बाद राशि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूं, संपत्ति विक्रय से वसूली राशि। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? संपत्ति विक्रय से वसूल राशि या संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि, ठीक है। संपत्ति को बेचेंगे तो जो संपत्ति को बेचेंगे उसको बेचने से हमको जो भी राशि मिलेगा उस राशि को क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर भूमि, भवन, यंत्र, संयंत्र, मशीन, प्लांट, मोटर कार जो भी होगा आ सकता है, ठीक है। जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएंगे? संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि, या बोल सकते हो संपत्ति विक्रय से वसूल राशि। जो भी संपत्ति को बेचेंगे, बेचने से जो भी हमको राशि प्राप्त होगा या वसूल होगा उसको क्या करना है? दूसरे नंबर पर लिख देना, किधर? प्राप्ति पक्ष में, ठीक है जी। क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है, बेचे है तो राशि आया है, तो क्या करेंगे? उसको प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा सुरक्षित लेनदार से आधिक्य। सुरक्षित लेनदार से आधिक्य, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको मैं समझा रहा हूं, देखना। लेनदारों से आधिक्य, लेनदारों से आधिक्य कहने का मतलब ये है, जैसे चलो मैं आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे उधर सलमान खान है, ठीक है। अब मुझे सलमान खान को 1 लाख रुपए देना है, ठीक है। सलमान खान को 1 लाख रुपए देना है। अब सलमान खान को ये मेरा डस्टर पसंद आ गया और मेरा डस्टर कितने का है? 1.5 लाख का है। तो भैया उनका कर्जदार हूँ मैं 1 लाख का, उनको 1 लाख देना है तो मैं 1.5 लाख क्यों दूंगा? तो ठीक, तो वो बोल रहा है दे देना भाई, 1 लाख काटने के बाद जो पैसा बचेगा मैं आपको वापस कर दूंगा, ऐसा करके बोला। तो मैं बोला ठीक है यार, अच्छी बात है, हमारा तो मुनाफा हो जाएगा,
है ना। ऐसे करके हमने क्या किया, ये 1.5 लाख का चीज़ उसको दिए, उन्होंने 1 लाख काटा और बचत का 50,000 हमको वापस किया। समझ में आया। ये 1.5 लाख का संपत्ति है, मैं उनका 1 लाख का कर्जदार था, तो ये 1.5 लाख का संपत्ति उनको दिया, सलमान खान को दे दिया। अब सलमान खान क्या किए, 1.5 लाख में से 1 लाख स्वयं रखे और बाकी का 50,000 क्या करेंगे, मुझे देंगे। तो मुझे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मुझे क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और वही प्राप्ति किधर आ जाएगा, प्राप्ति पक्ष में आ जाएगा। उसी को बोला जाता है सुरक्षित लेनदार से आधिक्य। समझ में आया। उसी को क्या बोलते हैं, सुरक्षित लेनदार से आधिक्य बोला जाता है। ठीक है जी। अब आगे आएगा चौथा, याचना पर शेष राशि से। याचना पर शेष राशि से, याचना पर शेष बोला है, शेष राशि से। जैसे हम क्या करते हैं, अंश को निर्गमित करते हैं तो प्राप्ति करने में कुछ कुछ अंश बच जाते हैं। जैसे 2 रुपए वाले, 3 रुपए वाले, लास्ट में कुछ अंश बच जाते हैं। तो जो बचा अंश रहेगा ना, बचत अंश, उसी को हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। उसी को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा याचना पर शेष राशि। उसी को अंशधारी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा, उसी को अंशधारी से अदत्त याचना की प्राप्ति पर, ऐसा लिखा हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए। समझ में आया नहीं आया, चलो एक बार और बता रहा हूँ। जैसे अंश होता है ना, अंश, या सीधा सीधा बोलो जो अंशधारी होता है। ठीक है, अंशधारी क्या करते हैं, अंश को निर्गमित करते हैं, अंश को निर्गमित करते हैं। तो यहाँ पे अंश को निर्गमित करेगा तो हो जाता है कभी कभी 2-4 अंश नहीं मिला होता है तत्काल, बाद में मिलता है। तो जो अंश बचा है ना, उसका क्या करेंगे, हम मांग करेंगे, उसका मांग करेंगे, उसको मांगेंगे। तो मांगेंगे तो हमारे पास कुछ रोकड़ा आएगा, कुछ राशि आएंगे, कुछ पैसे आएंगे। तो वही पैसे को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है याचना पर शेष राशि से, या इसी को बोल सकते हो अंशधारियों से अदत्त याचना की राशि प्राप्त होने पर। ठीक है, अंशधारी से हमको याचना प्राप्त होगा ना, बकाया वाला, अदत्त वाला, उसका लिखा यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक। अब भैया इतने हमको राशि प्राप्त हो जाएगा, तो राशि प्राप्त होने के बाद उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, योग करेंगे। और योग करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कितना पैसा, कितना लाख, कितना करोड़ हमारे पास एकत्रित हुआ है, कितना पैसा हमारे पास एकत्रित हुआ है, कितना पैसा हमारे जेब में आया है। अब जितना पैसा आया रहेगा उसी पैसे से हम क्या करेंगे, इधर जितना भी भुगतान दिख रहा है उतने का भुगतान हम कर देंगे, उतने का भुगतान हम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला भुगतान क्या करेंगे हम, कानूनी व्यय का। सबसे पहला किसका भुगतान किया जाएगा, कानूनी व्यय का। कानूनी व्यय क्या है भैया, कंपनी बंद किया है तो कुछ कुछ कागजात बनवाना पड़ेगा, कानून में जा करके बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ खर्चे होंगे, तो वही खर्चे का पहले भुगतान किया जाएगा, कानूनी व्यय। सबसे पहले आपको लिखना होगा कानूनी व्यय को। ठीक है जी, कानूनी व्यय को पहले नंबर पर लिखना होगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक का पारिश्रमिक का मतलब होता है, ये निस्तारक मतलब कंपनी का हिसाब किताब देखने वाला, कंपनी को बंद करने वाला व्यक्ति। कंपनी को बंद करता है, बंद करने के बाद उसका हिसाब किताब देखता है। जो मालिक होता है ना, वो अपॉइंट किए रहते हैं बंद करने के बाद, ये लो हिसाब किताब को देखना ऐसे करके। तो भैया जो व्यक्ति मालिक है वो व्यक्ति को अपॉइंट करेगा तो फ्री में अपॉइंट करेगा क्या जी, नहीं करेगा। उसको 2 तरीके से बात करेगा। उनको बोलेगा, जैसे देखो मैं मालिक हूँ, यहाँ पे खड़ा हो गया कोई एक व्यक्ति, अब मैं बोलूँगा यार मैं अपने कंपनी को बंद किया हूँ, आप मेरे कंपनी का हिसाब किताब देख लो, इतना इतना संपत्ति पड़े उसको बेचवा दो और उससे राशि प्राप्त कर लो, और जो राशि प्राप्त होगा ना उससे आप कर्जे का भुगतान कर दो, और उसके लिए मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा। ऐसे करके उनसे बात करूंगा। तो उनको मैं स्थायी राशि से भी बात कर सकता हूँ, ठेका में भी बात कर सकता हूँ। अगर आप मेरे कंपनी का समापन अच्छे से करते हो, पूरे संपत्ति को सही कीमत पर बेचते हो, और बेचने के बाद जो मेरा कर्जा है उसको अच्छे से भुगतान कर, तो मैं आपको 1 लाख दे दूंगा, 1.5 लाख दे दूंगा। ऐसा मैं ठेका भी बात कर सकता हूँ, या बोल सकता हूँ कि आपको परसेंट में दे दूंगा, ऐसा करके भी बोल सकता हूँ। परसेंट मतलब दर में दे दिया जाएगा, ऐसा करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है, कंपनी का समापन मतलब कंपनी का बंद करने, कंपनी को बंद करने अपॉइंट किया है। तो जो व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो फ्री में काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। उनको भी तो पैसा देना है, देना है कि नहीं देना है, बिल्कुल देना है। तो उनको पैसा देना है। तो दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, जो कंपनी का हिसाब किताब देख रहा है कि इनसे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, ये काम जो कर रहा है उस व्यक्ति को दूसरे नंबर पर हमको पेमेंट करना है। उसी को बोला जाता है निस्तारक का पारिश्रमिक। ठीक है जी, उसी को क्या कहेंगे, निस्तारक का पारिश्रमिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वसूली पर उसको कुछ परसेंट देंगे। जैसे वो कुछ वसूली करेगा,
संपत्ति वसूल करेगा, संपत्ति को बेचेगा, वसूल करेगा, तो उस पर हमको कुछ % कमीशन दे देना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट में मैं स्टार लगा रहा हूँ। इसको क्या करूँगा मैं थोड़ा आगे अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब उसके बाद कर्जा, लेनदार का मतलब कर्जा, कर्जा का भी भुगतान करेगा ना, तो उस पर हम क्या करेंगे, कुछ % दे देंगे, 1% 2% ऐसा भी दे देंगे, उसको पारिश्रमिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ना आगे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इतना हो जाने के बाद इसको एक बार वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इसमें आऊँगा मैं एक बार, इसको थोड़ा सा माइंड में रखे रहना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कानूनी व्यय। दूसरा पॉइंट क्या होगा, निस्तारक का पारिश्रमिक। निस्तारक का पारिश्रमिक मतलब इसको बंद करने वाला व्यक्ति का पारिश्रमिक आएगा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, समापन व्यय। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएंगे, समापन व्यय। देखो मैं लिखा हूं, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएंगे, समापन व्यय। ये जैसा मैं स्टेप दिया हूं ना, क्रम दिया हूं, सेम टू सेम उसी क्रम से बनाना, एक पॉइंट भी गलत नहीं होगा। ये जो क्रम दिया हूं ना, क्रम, इसी पॉइंट से अगर आप अपने सॉल्यूशन करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एक भी गलती नहीं होगा, एकदम मस्त टकाटक जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है जी, तो पहला नंबर हो गया आपका कानूनी व्यय, दूसरा नंबर हो गया आपका निस्तारक का पारिश्रमिक, तीसरा नंबर हो गया आपका समापन व्यय। तीसरा नंबर क्या हो गया, समापन व्यय। और चौथा हो जाएगा आपका ऋण पत्र। अगर प्रश्न में ऋण पत्र दिया रहेगा तो चौथे नंबर पर आ जाएंगे आपका ऋण पत्र। जो मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में याद रखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में याद रखना है। एमकॉम वाले तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी क्रम को फॉलो करना है। पहले क्रम पे क्या है आपका, कानूनी व्यय। बोलो मेरे साथ, बोलो 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 मेरे साथ। पहले नंबर पर क्या है, कानूनी व्यय। दूसरे नंबर पर क्या है भैया, दूसरे नंबर पर क्या है, बोलो क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो कमेंट करके बताओ। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर क्या है, निस्तारक का पारिश्रमिक। तीसरे नंबर पर क्या है, समापन व्यय। चौथे नंबर पर क्या है, ऋण पत्र। ठीक है, एक क्रम याद रखना, 4 क्रम। सबसे पहला है आपका भुगतान में कानूनी व्यय, दूसरा नंबर का क्या है आपका, निस्तारक का पारिश्रमिक, तीसरा नंबर क्या है आपका, समापन व्यय, चौथा नंबर का क्या है आपका, ऋण पत्र। ठीक है, इतने का भुगतान करना है। ठीक है जी, अब उसके बाद ऋण पत्र के बाद क्या आ जाएंगे, लेनदार को। ऋण पत्र के बाद क्या आ जाएंगे, लेनदार को। तो लेनदार को जब हम भुगतान करेंगे, तो लेनदार को भुगतान करेंगे तो पहला हम क्या लेनदार भुगतान करेंगे, रक्षित लेनदार को भुगतान करेंगे, उसके बाद पूर्वाधिकार लेनदार का भुगतान करेंगे, उसके बाद आरक्षित लेनदार का भुगतान करेंगे। ये तीनों का राशि अंदर में लिखेंगे, टोटल करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब ये लेनदार का हो जाने के बाद क्या करेंगे, अंशधारियों का भी भुगतान करेंगे। तो अंशधारी का भुगतान करेंगे तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, पूर्वाधिकार अंशधारी रहेगा। पूर्वाधिकार अंशधारी का देखो, अंशधारी का हमको भुगतान करना है, अंशधारी को कुछ कुछ पैसा देना है। तो भैया अंशधारी को कुछ कुछ पैसा देना, तो सबसे पहले किसको देंगे, पूर्वाधिकार अंशधारी को। दूसरे नंबर पर किसको दिया जाएगा, समता अंशधारी को। अगर प्रश्न में दे रहेंगे तो, और नहीं दे रहेगा तो टाटा बाय बाय बोल देना। राइट, ठीक। तो यहाँ पे तो हमारा स्टेप हो गया। अब इसको बनाते कैसे उसको बता रहा हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे हमने वसूल कर लिए कितने का, 1 लाख रुपए। चलो 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर वसूल कर लिए, प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब 5 लाख में हमको क्या करना है, इतने का भुगतान करना है। जो पहले आएगा उसी का हम पहले भुगतान करेंगे, जो क्रम दिया उसी क्रम से भुगतान करना। जैसे कानूनी व्यय आ गए तो कानूनी व्यय का पैसा दे देंगे। ये पारिश्रमिक आ जाएगा, निस्तारक का पारिश्रमिक दे देंगे। समापन व्यय देखो हमको क्या करना, जितना जितना पैसा देते जाएंगे ना, उसको घटा घटा करके देखते जाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख में मैंने यहाँ पर 50,000 दे दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 4.5 लाख है ना, 4.5 लाख बचा। अब उसके बाद इसको फिर से 50,000 दे दिया, तो यहाँ पर हमने 5 लाख पकड़े थे, 50,000 इसका दे, 50,000 इसका दे, तो कितना दे दे, 1 लाख दे। अब कितना बचा, 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कितना देना, 1 लाख इसको देना, तो 4 लाख बचा, 1 लाख इसको देना। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आसानी से दे देंगे। अपने पास 4 लाख बचा है और 1 लाख इसको देना है, तो जाएगा नहीं जाएगा, दे डालेंगे ना, हाँ दे डालेंगे, दे दो। वैसे हमको निकाल करके देखना है। और उसके बाद जैसे हमारे पास 5 लाख है और हमारा 5 लाख यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपने सवाल को कंप्लीट कर देंगे। नीचे की बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब भैया पैसा ही नहीं है तो कैसे भुगतान करेंगे, सोच करके देखिए भैया, है ना। 5 लाख का है, अब 5 लाख हमारा इतने में ही ख़त्म हो गया, 5 लाख इतने में ही खत्म हो गए। इतने तो नीचे का लिखने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब भैया पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बोलेंगे जाओ टाटा बाय बाय, देखेंगे कभी भी ऐसा करके बोलेंगे। नीचे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जितने तक हमारा पैसा रहेगा उतने तक हम भुगतान करते जाएंगे, पैसा खत्म तो सब खत्म, टोटल कर देंगे। और याद रखना दोनों तरफ का योग क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा, इसमें कोई शेष वेश नहीं आएगा। दोनों तरफ का योग क्या रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। ये आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक,
ठीक। अब मैं आप लोगों को बोला था कि ये वाला जो पॉइंट है निस्तारक का पारिश्रमिक, इसको मैं बताऊंगा करके बोला था, अब इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे निस्तारक का मतलब होता है ये कंपनी को बंद करने वाला और हिसाब किताब देखने वाला व्यक्ति, उसी को बोला जाता है निस्तारक, ठीक है। तो इसका जब हम पारिश्रमिक निकालेंगे तो निस्तारक का पारिश्रमिक यहाँ पे निकलेगा। निस्तारक को 3 प्रकार का पारिश्रमिक दिया जा सकता है। निस्तारक को 3 प्रकार की पारिश्रमिक दिया जा सकता है। सबसे पहले वसूल किया गया संपत्ति पर कमीशन दे सकते हैं। वह संपत्ति को वसूल करता है ना, उस पर कमीशन दिया जाता है। जो भी संपत्ति वसूल करेगा उस पर हम कमीशन देंगे। तो उस पर कमीशन लगाएंगे तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, कमीशन निकालेंगे तो उसका सूत्र यही रहेगा। उसका सूत्र देखो, यहाँ पर हम जो संपत्ति वसूल करेंगे उस पर हम उसको कमीशन देंगे, तो उस पर हम उसको कमीशन देंगे तो कमीशन का सूत्र क्या हो जाएगा, कमीशन बराबर राशि गुणा दर बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। और राशि को यहाँ पर ला करके लिख देंगे। जैसे मैंने एक वसूल संपत्ति पर कमीशन निकाला तो इस सूत्र से निकालेंगे कमीशन। यहाँ पे इसको बस मत पढ़ो, केवल ये सूत्र बस, इसको बस ध्यान देना, उसको नहीं लिखा हूँ। इसके जगह पर क्या आ जाएगा, वसूल संपत्ति पर कमीशन की गणना लिखेंगे। ये जो लिखा ना, ये जो लिखा इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, वसूल संपत्ति पर कमीशन की गणना लिख सकते हैं। और कमीशन का सूत्र लगाएंगे तो कमीशन का सूत्र लगेगा कमीशन बराबर राशि गुणा दर बटे 100। तो हम क्या करेंगे, वसूल संपत्ति का हम कमीशन निकालेंगे तो जितना संपत्ति वसूल किया रहेगा, जितना भी वसूल करेगा, जितना प्राप्त किया रहेगा, उसी पर क्या करेंगे, हम उसका कमीशन लगाएंगे, दर उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी राशि रहेगा उसका दर से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जितना राशि निकलेगा, जितना कमीशन निकलेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके लिख देंगे। जो भी राशि रहेगा उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ला करके लिख देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद ये हमारा हो गया वसूल संपत्ति का। अब उसके बाद लेनदार पर कमीशन। लेनदार पर कमीशन, लेनदार मतलब कर्जे का जितना भुगतान करेगा उस पर भी हम उसको क्या करेंगे, कमीशन देंगे। अगर प्रश्न में बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर प्रश्न में बोलता है लेनदार पर कमीशन दीजिए करके, तो उस पर 2 तरीके से कंडीशन लगाया जा सकता है। सबसे पहला, लेनदार पर कमीशन देंगे तो हमको देखना होगा कि हमारे पास राशि कितना है, राशि पर्याप्त है कि कम है, राशि ज़्यादा है कि नहीं है, उसको देखेंगे। जब लेनदार पर कमीशन देंगे तो पहला कंडीशन, जब कमीशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि हो, तो जब कमीशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि रहेगा तो वही सूत्र लगाना है जो मैंने आपको पहले वसूली संपत्ति के लिए बताया, ठीक है। कमीशन देना है लेनदार को, किस पर, ये देखो, कमीशन भुगतान करने के लिए जब प्राप्त राशि रहेगा ना, राशि भरपूर रहेगा, बहुत ज़्यादा राशि रहेगा, तो क्या करेंगे, कमीशन निकालेंगे तो राशि गुणा दर बटे 100 लगा देंगे। समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद जब कमीशन भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं रहेगा तो, या बोल देना जब कमीशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि ना हो तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, कमीशन बराबर शेष राशि गुणा दर बटे 100 प्लस दर। ये देखो, कमीशन भुगतान करना है, सॉरी लेनदार भुगतान करना, और लेनदार भुगतान करने के लिए हमारे पास प्राप्त राशि नहीं है, पर्याप्त राशि नहीं है, तो जो भी राशि बचा रहेगा ना, जो भी राशि बचा रहेगा उसी राशि पर हमको क्या करना है, ये कमीशन को निकाल लेना है। उसी को बोला गया शेष राशि पर कमीशन, ठीक है। शेष राशि पर कमीशन देंगे तो हो जाएगा कमीशन बराबर शेष राशि गुणा दर बटे 100 प्लस दर। ये हमारा क्या हो जाएंगे, सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे सलमान खान को, शाहरुख खान ले, सलमान खान को 1 लाख देना है, ठीक है, 1 लाख देना है, ठीक है। और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, कितना है, 80,000 है। तो 80,000 में हम क्या करेंगे, अपना कमीशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे 80,000 गुणा दर जो भी रहेगा लगा देंगे, और उसके बाद 100 और प्लस कर देंगे दर, जो भी रहेगा, जो भी निकलेगा हमारा क्या कहलाएंगे, लेनदार का कमीशन कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरीके से कमीशन निकलता है। तो एक कमीशन निकलेगा, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेनदार पर कमीशन ला करके ऐसा लिख देंगे और ऐसा टोटल करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है जी। ये जितना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में देखो तो एक एक चीज़ समझ में आएगा, एकदम एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन बताने को 2-3 वर्क दूंगा, उसको आसानी से बना लोगे, ठीक है, बहुत आसानी से। अब इसके बाद क्या आएंगे, अंशधारी पर कमीशन। तो अंशधारी पर कमीशन देंगे तो सेम यही कंडीशन, राशि पर्याप्त रहेगा तो ये देना है और नहीं रहेगा तो ऐसा कर देना है, ठीक। तो ये मैंने आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बता दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों को और एमकॉम वाले बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो भैया अभी मैंने आपको ये कंपनी का समापन तो बता दिया, इसका पूरा रूपरेखा जो भी प्रारूप है उसको बता दिया। इसको पढ़ने के बाद जस्ट आप क्या करना, सेकेंड पार्ट को देखना। सेकेंड पार्ट में मैं सीधे सवाल बताऊंगा,
क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, क्वेश्चन देखने से पहले इसको एक बार देख लेना। ये देखे रहोगे तो माइंड में एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो ये देखने के बाद क्या करना, सीधे क्वेश्चन में आ जाना। क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेगा, ये पार्ट यहीं तक रहेगा, ठीक है जी। तो ठीक है, अगले से आप लोगों का क्लास कंबाइन लगाया जाएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। आप लोगों को पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।